अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेहरुन्निसा शामिर का नॉवल बख्त। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ बख्त। सुल्तान मंजिल में ऐसा बोझल सन्नाटा था कि दिल को चीरे जाता था। महर माँ जब से हाले के कमरे से निकली थी, अपने कमरे में जाके बंद हो गई थी। उसके कान साए साए कर रहे थे। हाले की बातें उसके जहन से चिपक के रह गई थीं। उसको अपना दिल दर्द से फटता महसूस हो रहा था। वो रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें खुश्क थीं। वो काफी देर से उस सिंगल सोफे पे एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी जब उसके कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन है? उसने बैठे बैठे पूछा था। अभी मैं हूँ हसन, प्लीज दरवाजा खोलें, मैं बोर हो रहा हूँ। वो चुड़ैल बाबा के साथ अकेली चली गई, मुझे पूछा भी नहीं। हसन, इस वक्त जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे नींद आ रही है, डिस्टर्ब न करो। वो रुंधी हुई आवाज में बोली थी। आपी, मैं बिल्कुल भी ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, प्लीज आने देना। हसन, जाओ यहाँ से, मुझे तंग न करो। जी आपी, जैसा आप कहें। वो मुंह बसोरे खामोशी से चला गया था। महर माँ उस वक्त कम अज कम किसी के नखरे नहीं उठा सकती थी, ये तय था। वो दोनों उस वक्त शहर के महंगे तरीन रेस्तोरां में बैठे खाना खा रहे थे। ये दावत सफ़ीर के वापस आने की खुशी में थी। फरवा आज सफ़ीर से महर के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सफ़ीर को यहाँ बुलाया था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद वो अब असल मुद्दे पे आई थी। सफ़ीर, मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। तुम्हारा करियर सेट हो गया है, तुम अपने कदमों पे खड़े हो, तुम्हारी एक पहचान है। अब तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? वो खाना खा चुकी थी और अब मुकम्मल तौर पर सफ़ीर की तरफ मुतवज्जे थी। सफ़ीर ने चावलों का चम्मच मुंह में डाला था, उनको अच्छी तरह चबाया था। सामने पड़ा पानी का गिलास उठाकर दो घूंट पानी पिया, उसके बाद बोलना शुरू किया। मैं भी आपसे यही बात करना चाहता था। मुझे लगता है मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और अब तो आप भी यही चाहती हैं। फिर बताएं, कब बात कर रही हैं आप बड़ी अम्मी से? वो मेज़ पे आगे को होके अपनी माँ की आंखों में देखता सुकून से पूछ रहा था। भाभी से मेरी बात हुई है इस बारे में। वो महर को जल्द रुखसत करना चाहती हैं। वही देसी माएँ जिनको लगता है बेटी अगर 24 का इंसा पार कर चुकी है तो अब बस शादी कर दो उसकी। उनको ये नहीं पता होता कि लाइफ तो अभी शुरू हुई है। अभी तो बेचारी लड़की को अपने लिए वक्त मिला है। लेकिन खैर, वो हाथ झिलाते हुए कह रही थी। महर के लिए इकराम का रिश्ता आया था, मैंने भाभी से कहा है कि उनको मना कर दें। लेकिन क्यों? इकराम बहुत अच्छा लड़का है, जर्मनी में अच्छी जॉब है, अपना घर है। ये रिश्ता तो परफेक्ट है महर के लिए। आप लोगों ने महर से पूछा है या फिर खुद ही इनकार कर दिया? उसके अब्रू तफक्कुर से इकट्ठे हुए थे। उसके लहजे में सादगी थी, फिक्र थी, जबकि फरवा के चेहरे का रंग एकदम बदला था। क्या बकवास कर रहे हो? महर का रिश्ता उससे कैसे कर सकते हैं? उसकी शादी तो तुमसे होगी, इसीलिए तो इनकार किया है उनको। व्हाट द हेल मम्मी! वो चिल्लाया। आसपास टेबल पे बैठे लोग उनको देखने लगे थे। सफीर ने एक तायराना नजर उन सब पे डाली थी और अपनी आवाज जरा हल्की कर ली। मैं महर से शादी नहीं कर सकता। मैंने कभी उसको ऐसी नजर से देखा ही नहीं है। आपको चाहिए कि सोच समझ कर बोलें। वो दबा दबा सा गुर्राया था। सफीर, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत घटिया है। क्या हो गया है तुम्हें? वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, तुम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और रही बात नज़र की, तो मर्द की नज़र का क्या है, बदल भी सकती है। तुम उसको अब अपनी फ्यूचर वाइफ की नज़र से देखना शुरू कर दो, क्योंकि महर के अलावा मेरी बहू और कोई नहीं बनेगी। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए चमकती आंखों से कह रही थी, जैसे सफ़ीर का इनकार उनके लिए कोई अहमियत ही न रखता हो। यह क्या कह रही हैं? महर मेरे लिए बहनों जैसी है। मम्मी, वो मेरी दोस्त है, कज़न है। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं उससे शादी कर लूँ। ये कभी भी नहीं होगा मम्मी, नेवर। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। अभी तो थोड़ी देर पहले तो तुम ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारी बड़ी अम्मी से बात करूं। वो क्या था? बताना पसंद करोगे? वो सर्द सी आवाज में बोली थी। मम्मी, मैंने हाले के हवाले से बात करने को कहा था। वो हाले पे जोर देते हुए बोला था।
फरवा जहाँ थी वहीं सुन हो गई थी, गोया बर्फ का मुजस्मा बन गई हूँ। उसका रिश्ता तो हारून से होने वाला है। आज नवाल आने वाली थी। मैंने तुम्हें कॉल करके बताया तो था। तुम शायद भूल गए हो। वो थोड़ी देर बाद संभल कर बोली थी। आने वाली थी, लेकिन नहीं आई, और ना ही अब आएंगी। इसलिए मम्मी, आप कल तक बड़े अम्मी और ताया अब्बू से बात करेंगी और इस अमर को यकीनी बनाएंगी कि हाले सुल्तान सफी सुल्तान की हमेशा के लिए। तुम्हें आखिर महर से मसला क्या है? इसमें क्या कमी है? मुझे यकीन है तुम बस वक्ती तौर पे हाले से मुतासिर हुए हो, और कोई बात नहीं। तुम कुछ दिन मजीद सोचो इस बारे में, हम कुछ दिन बाद बात करेंगे, जब तक तुम्हारी राय बदल चुकी होगी। मामी, ये मेरी राय नहीं है, मोहब्बत है। आई एम इन लव विद हर। और मोहब्बत नहीं बदलती। आप मुझे कुछ दिन नहीं, कुछ साल भी मजीद दे दें तो मैं तब भी उसी का नाम लूंगा। आप मेरा फैसला तब्दील नहीं कर सकती। और रही बात मेहर की, तो उसमें कोई खामी नहीं। वो बस इस खाके में फिट नहीं होती जो कि मैंने अपने लाइफ पार्टनर के लिए बनाया है। वो बहुत प्रैक्टिकल है। मैं उस रोबोटिक ज़िंदगी से बेजार हूँ मम्मी। मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी ज़िंदगी में रंग भरे, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और आप जानती हैं मेहर को, वो कितनी दब्बो सी है। कोई ऐसी हो जो मेरी ना को हाँ में बदलना जानती हो, जो मेरी गलत बात को गलत कहने का हौसला रखती हो। कोई ऐसी जो अपना और मेरा सोशल सर्कल मेंटेन करना जानती हो, जो मुझसे जिद करे, बात मनवाए। मैं अब कोई टीनेजर नहीं हूँ जो जज्बात में आकर फैसला कर रहा हूँ। मैंने हर पहलू पे सोचा है, और बहुत सोच समझकर ये नतीजा निकाला है कि मेरी बीवी बनने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए वो बस हाले में हैं। और अगर ना भी होती तो मैं तब भी उसी से शादी करता, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आई होप अब आप समझ गई होंगी। मैंने तुम्हारी पूरी तकरीर सुनी, लेकिन कोई भी बात मुझे ऐसी नहीं लगी जिसकी वजह से मैं उस रिश्ते के लिए मान जाऊं। तो मिस्टर सफ़ीर सुल्तान, तुम हाले से मोहब्बत करो या कुछ भी, मैं उससे नफरत करती हूँ। मैंने आधी ज़िंदगी नगीन को बर्दाश्त किया है। अब बाकी की आधी ज़िंदगी उसकी कॉर्बन कॉपी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी। ये बात तुम लिख के रख लो। वह पर्स उठा के खड़ी हो गई थी। और अगर बनी तो मैं इसको कभी कबूल नहीं करूंगी। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। वो कहती वहां से निकलती चली गई थी। पीछे सफीर ने एक गहरी सांस भरी थी और बड़बड़ाया था। मैंने घी सीधी उंगली से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं अपना तरीका आजमाऊंगा। हाँ, मैं यही करूंगा। उसने आसूदगी से आंखें मूंद ली थीं। ये सुबह सुल्तान मंजिल के कुछ मकीनों के लिए बहुत खुशगवार थी, तो कुछ के लिए उतनी ही घुटन ज़दा। हसीना सारी रात बेचैन रही थी, क्योंकि महर बेचैन थी। वो रात से अब तक उसका सामना नहीं कर पा रही थी। महर उनको अजीज थी, बेहद अजीज। वो उसकी खातिर अपनी सगी औलाद को भी पीछे कर देती थी। महर के आगे उनको कुछ नहीं दिखता था। नाश्ते की मेज पे सारा घर जमा था, सिवाय महर के। वो रात से अपने कमरे में ही बंद थी। हाले उसकी गैर मौजूदगी महसूस कर चुकी थी, तभी बेदिली से चंद लुकमे जहर मार करके उठ गई थी। अब वो महर के कमरे के बाहर खड़ी दस्तक दे रही थी। थोड़ी ही देर में महर ने दरवाज़ा खोल दिया था। हाले खामोशी से अंदर आ गई थी। महर उसको नज़रअंदाज करके अलमारी में मुंह दिए खड़ी थी। हाले ने नरमी से उसका बाजू थामा था और उसको अपने साथ सोफे पे लाकर बिठाया था। आपी, हमें बात करनी चाहिए। कल शाम जो कुछ भी मैंने कहा, मैं उस बारे में आपको शुरू से सब बताना चाहती हूँ। आप मुझसे बदगुमान ना हो बस। मैं खामोशी से उसको देखती रही। उसका दिल चाहा था वो हाले को बता दे कि वो सफ़ीर को कितना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। और फिर हाले ने उसको शुरू से आखिर तक सब बता दिया था कि किस तरह सफ़ीर ने उसे शादी के लिए पूछा और कब हाले को उससे मोहब्बत हुई। आप ही, मैं आपको क्या बताऊं, वो तो एक बिन मांगी दुआ की तरह मिल गया है मुझे। मैंने तो सारी जिंदगी उसी के मिलने की दुआ की थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे हमेशा यही लगा कि मैं बस उनको पसंद करती हूँ। मुझे तो 16 साल की उम्र से पता था कि मैं बस उसी से इश्क करती हूँ। मैं तो तब से उसे चाहती हूँ, जब मुझे मोहब्बत के मानी भी नहीं आते थे। हमारी तो पसंद नापसंद भी एक दूसरे से काफ़ी अलग है। हमारे नज़रिए में, हमारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन देखें, फिर भी हम एक होने वाले हैं। मैंने अपने नज़रिया, अपनी पसंद नापसंद सब उसी से तो जोड़ लिया था। मेरी सोच को मैंने उसी तक महदूद कर लिया, लेकिन वो मुझे फिर भी नहीं मिला। आप ही, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत करते होंगे, मेरे लिए फीलिंग रखते होंगे। जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया, आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज लाइक, क्या उन्होंने भी वाकई मेरा नाम लिया है? वो एक जज्ब के आलम में कहे जा रही थी। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि वो मेरे अलावा किसी से मोहब्बत कर सकता है।
جب سے میں نے تمہارے منہ سے اس کا نام سنا ہے، آئی ایم شاکڈ۔ آئی ایم لائک، کیا تم نے واقعی اس کا نام لیا؟ وہ بس اپنے دل میں ہی کہہ سکی تھی۔ حالے، اگر تم دونوں الگ ہو گئے، میرا مطلب کسی وجہ سے تمہارا رشتہ ان سے نہ ہو سکا تو؟ اس کے اندر ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ شاید حالے ابھی اسے اتنی اٹیچ نہ ہوئی ہو، شاید ابھی اس کی محبت نے ان بلندیوں کو نہ چھوا ہو، شاید اب بھی اس محیب اندھیرے میں کوئی امید کا دیا روشن ہو سکتا ہو۔ میں مر جاؤں گی آپی، حالے مر جائے گی سفیر کے بغیر۔ امید کا ٹمٹماتا دیا بجھ گیا تھا۔ مجھے تو اب احساس ہوا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اب ان سے الگ ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، چچی جان کی وجہ سے ہے نا؟ ان کو سفیر سنبھال لے گا، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مہر مسکرا بھی نہ سکی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے بھاری دل سے دعا دی تھی۔ کرب سا کرب تھا۔ دادا جان میں آ جاؤں؟ وہ ان کے کمرے کے ہاتھ کھلے دروازے میں دستک دیتا اپنی مخصوص مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ میڈا سا میرے جیون دی وجہ تو آتے میڈا ہاں ٹھہرے، میرے سانس میرے جینے کی وجہ تم آؤ تو میرے دل کو ٹھنڈک ملے۔ وہ ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ کمپنی کا حالات حاضرہ، نفع نقصان، سیاست پہ نظر ثانی، بڑھتی مہنگائی پہ اپنی تجویز، ان سارے موضوعات پہ بحث کے بعد وہ اصل مدعے پہ آیا تھا۔ ممی چاہتی ہے میں شادی کر لوں، وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں ممی کی پسند سے شادی نہیں کر سکتا، میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں۔ آسان حل ہے، اس کو بھول جاؤ، کیونکہ فروا کبھی حالے کے لیے نہیں مانے گی۔ انہوں نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں، اس کو حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ بس سادگی سے پوچھ رہا تھا، کیا مجھے نہیں جاننا چاہیے؟ آپ ممی سے بات کریں نا، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں میں حالے کو بہت پسند کرتا ہوں، ممی نے اسے خواہ مخواہ کا بیر باندھ دیا ہے۔ حالے تو بچی ہے، الٹا سیدھا بول دیتی ہے، وہ بڑی ہیں درگزر کر لیں، لیکن نہیں، انہوں نے تو اس بات کو ایگو کا مسئلہ ہی بنا لیا ہے۔ وہ جیسے بے بس سا کہہ رہا تھا، وہ اس فیملی پالیٹکس سے بہت دور تھا۔ دیکھو بچے، حالے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کو یوں ہی کسی کے سر پر مسلط نہیں کر سکتا۔ فربا کو خود آ کر مجھ سے بات کرنی ہوگی، باقاعدہ طور پہ اس کو مانگنا ہوگا۔ لیکن اب جب تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے تو میں فربا سے بات کروں گا۔ لیکن سفیر، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر حالے کو ناخن کے ایک ذرے جتنی بھی تکلیف ہوئی تو میرا ہاتھ ہوگا اور تم سب کا گریبان، یاد رکھنا۔ نرم دو ٹوک لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ یار، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہٹلر کا جانشین ہوں۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، بہت خوش رکھوں گا اس کو، بس ممی مان جائیں ایک بار۔ ویسے ایک بات بتائیں، جس کی آپ اتنی سائڈ لے رہے ہیں وہ خود ایک چلتی پھرتی آفت ہے، وہ جو میری ممی کو نہیں بخشتی وہ مجھے کیا چھوڑ دے گی؟ سفیر، اپنی عورت کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو۔ عورت چاہے جتنی مرضی آفت ہو، جتنی بھی خود سر ہو، جتنی بھی بہادر ہو، اپنے مرد کی سپورٹ کے بغیر زیادہ دیر تک سفر نہیں کر پاتی۔ یہ معاشرہ اکیلی عورت کے لیے ایک عذاب ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ ہم چاہے جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں، جتنا چاہے خود کو گروم کر لیں، اندر سے ہماری سوچ سطحی ہی سی رہے گی۔ ہم ایک مضبوط عورت کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس معاشرے کو وہ عورت چاہیے جو ہر وقت روتی دھوتی رہے، جو اپنے ہر فیصلے کے لیے ایک مرد کی محتاج رہے، جو شادی سے لے کر بچے پیدا کرنے تک مرد کی مرضی سے چلے۔ ایسے میں اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے بولتی ہے تو معاشرہ اس کو بے حیا، بد چلن اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتا ہے۔ یہ معاشرہ ایک مضبوط اور خود مختار عورت کو جھیل نہیں پاتا۔ ایسی عورت لوگوں کو کھٹکتی ہے، اور جس عورت سے تمہارا پالا پڑا ہے نا سفیر، وہ اپنے حقوق بھی جانتی ہے اور اپنی پاور بھی۔ وہ دب کے چلنے والی نہیں ہے، وہ خود کو تمہارے لیے کبھی بھی بے توقیر نہیں کرے گی۔ ایسی عورت بدل مرد کے ساتھ گزارا نہیں کرتی۔ اس کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو، ورنہ ایک دن اس کو کھو دو گے۔ دادا جان، آپ نے فیمنزم کب جوائن کی؟ بلکہ جوائن کیا کی، آپ کو تو لیڈر ہونا چاہیے اس موم بتی مافیا کا، کیونکہ سفیر بھائی صحیح کہا نا میں نے؟ دادا جان کے کمرے کے ہاتھ کھلے دروازے سے جھانکتا حسن آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا، سفیر بیٹا، ذرا میری چھڑی تو پکڑانا، کچھ لوگوں کے پر نکل آئے ہیں، ایسے گستاخ لوگوں کو سبق سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ جاؤ بیٹا چھڑی لاؤ۔ وہ بظاہر بہت سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سفیر بڑی تابیداری سے چھڑی لینے کے لیے اٹھا تھا۔ ویسے ایک بات ہے سفیر بھائی،
ویسے تو آپ سے اٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا، لیکن جب مجھے مار پروانی ہو آپ کے چار چار ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دادا جان، آپ ذرا میری اس حسین شکل کو غور سے دیکھیں، سیم ٹو سیم میں راج سلطان کی طرح دکھتا ہوں، سگا پوتا ہوں آپ کا، آپ کی جائیداد کا دولوتا وارث۔ کچھ عزت کریں یار میری بھی۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ سفیر بیٹا، چھڑی کینسل، اب مجھے میرے وہ بھورے بوٹ اٹھا کر دو، میں ذرا چیک کروں اب بھی پیٹھ پہ نشان چھوڑتا ہے یا نہیں۔ جو حکم دادا جان۔ سفیر فوراً حکم بجا لانے کو اٹھا تھا۔ ویسے بھورے بوٹ سے یاد آیا، آپ کے وہ گولڈن خاندانی جوتے، وہی جو آپ کو آپ کے ابا نے دیے تھے، وہ میری بہن نے بخش کو دے دیے، اس کی اسکول کی فیئر ویل تھی نا۔ حسن چمکتی آنکھوں سے بتا رہا تھا۔ سفیر نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ دادا جان بھی حیرت زدہ تھے۔ لیکن میں نے تو اس کو اسکن کلر کے جوتے لینے کو کہا تھا، میرے ابا کے جوتے تو ڈارک گولڈن تھے، اور میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جائے، اس کو رنگوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ان کو کیا پتا، ڈارک گولڈن کو اسکن کلر بتانے والا حسن ہی تھا۔ وہ مارے حیرت کے یہی کہہ سکے تھے۔ اب پچھتائے کیا ہوا جب حالے لے گئی بوٹ، وہ افسوس سے بولا تھا۔ لیکن بخت تو جینس شرٹ پہن کر گیا تھا نا، اس کے ساتھ ایسے روایتی جوتے کون پہنتا ہے؟ سفید جیسے یاد آنے پہ بولا تھا۔ بخش کہتا ہے میرا اپنا سٹائل ہے، میں دنیا سے ہٹ کر چلتا ہوں، جو کام دنیا والے کرنے سے گھبراتے ہیں وہی کام تو بخش جبار نڈر ہو کر کرتا ہے۔ وہ باقاعدہ بخش کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے سٹائل کی تو ایسی کی تیسی، یا اللہ حالے وہ مجھے میرے ابا نے دیے تھے، میں نے سفیر کے نکاح کے لیے رکھے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے بچے؟ آپ کہیں تو بخشے واپس لے آؤں؟ حسن چہرے پہ زمانے بھر کی معصومیت سجاتے بولا تھا۔ اب کیا سفیر سلطان ایک ملازم کی اترن پہنے گا؟ رہنے دو اسی کے پاس، سفیر کے سر کا صدقہ سمجھوں گا میں۔ یوسف سلطان اپنے جلالی موڈ میں آ چکے تھے، تبھی حسن نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی، جبکہ سفیر گمسم سا واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کا غم دادا سے بڑا تھا۔ پہلے فیوریٹ شرٹ اور اب دادا کے خاندانی جوتے، جن کو پہننے کا سفیر کو بچپن سے ہی شوق تھا۔ حال سلطان نے اس پہ ابھی اور کتنے ظلم کرنے تھے۔ مہر ماں اپنے کمرے کی ساری بتیاں بجھائے ٹھنڈے فرش پہ اکڑوں بیٹھی تھی، ایسے کہ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال بکھرے تھے، حلیہ بے ترتیب، یہاں تک کہ کل سے لے کر اب تک اس نے کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے فروا اندر آئی تھی۔ ملگے سے اندھیرے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ انہوں نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا تو سارے کمرے میں روشنی پھیل گئی، سفید روشنی۔ مہر نے بے اختیار آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تھا، یہ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ مہرباں، یہ سب کیا سن رہی ہوں میں؟ حالے نے کل رات کیا بکواس کی ہے؟ دیکھو مجھ سے جھوٹ بولنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھابی جان مجھے سب بتا چکی ہیں۔ اب کچھ بولو گی بھی یا اسی طرح سوگ مناتی رہو گی؟ ان کے بس نہیں چلتا تھا کہ مہر کے حلق میں انگلی ڈال کر سچ کا پتہ چلا لیں۔ جب سب کچھ پتا ہے آپ کو تو اب مجھ سے کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اسی طرح آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بولی تھی۔ فروا نے اس کے قریب جا کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا اور اس کا بازو پکڑ کے کھڑا کیا تھا۔ مجھے پاگل بنانا بند کرو مہر، میں نہیں جانتی اس نے کیا بکواس کی ہے یا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میں نہ تمہیں اس طرح ہارنے دوں گی اور نہ خود خاموش بیٹھوں گی۔ حالے اور سفیر کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کم از کم میری زندگی میں تو نہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھی ہورا رہی تھی۔ تو کیا کروں میں؟ ہاں کیا کروں؟ غلط دبا دوں اپنی بہن کا؟ مار دوں اس کو؟ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ساری زندگی مجھے سفیر کے خواب دکھائے۔ آپ نے کہا سفیر کو زیادہ بولنے والی لڑکیاں پسند نہیں، میں نے اپنی زبان سی لی۔ آپ نے کہا سفیر کو انڈیپینڈنٹ اور مردوں کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں، میں نے جاب چھوڑ دی۔ حالانکہ سفیر کو تو ایسی ہی لڑکیاں پسند تھیں اور ہیں۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی اپنا جینا مرنا سفیر سے جوڑ لیا۔ اس کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے، وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے ممانی جان، آپ نے کہا سفیر کو مذہبی لڑکیاں پسند نہیں، میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، اور جب کبھی پڑھتی ہوں تب ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہیں سفیر تو گھر پہ نہیں، کہیں وہ آ تو نہیں گئے۔ میں نے تو خدا کو بھی چھوڑا ہے صرف سفیر کے لیے۔ میری تو زندگی کی ساری ایکویژن ہی خراب ہو گئی، میں اسکوائرون پہ آ کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ میری لائف، میری گولز تو بس یہی تھے کہ میں سفیر سے شادی کروں گی اور پھر مجھے ابا کی محبت مل جائے گی۔ اس کا لہجہ رندا ہوا تھا۔ میں نے صرف سفیر نہیں کھویا، میں نے یوسف سلطان بھی کھو دیا ہے۔
ساری زندگی کے لیے سب کچھ کھو دیا ہے میں نے۔ میں ہر چیز کا مداوع کروں گی میری جان، مجھے ایک موقع دو۔ تم ہمت کیوں ہار رہی ہو؟ میں ہوں نا۔ پربت سلطان کے ہوتے ہوئے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے لیکن میں تمہارے علاوہ کسی اور کی شادی سفیر سے نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی محبت سے کہہ رہی تھی۔ ارے کس کس چیز کا مداوع کریں گی آپ؟ اس کی بھری آنکھوں میں تنفر تھا۔ میں نے اپنا خدا چھوڑا ہے سفیر کے لیے، میرا خدا مجھے واپس کر سکتی ہیں؟ آپ کے تو اپنے تھاٹس ہی کلیئر نہیں تھے، کبھی آپ نے مجھے دقیانوسی بنا دیا تو کبھی ماڈرن، اور میں سفیر کی محبت میں اتنی پاگل تھی کہ آپ کی ہر بات پہ عمل کرتی چلی گئی۔ وہ بول بول کر ہام چکی تھی، کبھی بیڈ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ سب حالے کی وجہ سے ہوا ہے، تو مانو یا نہ مانو، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ اسی نے سفیر کو کوئی ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ اس کو حالے کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں۔ میں اگر اسے نفرت کرتی تھی تو اس کی کوئی وجہ تھی، لیکن تم اس ناگن کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ اب تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ مجھے میری بہن کے خلاف مت کریں، یہ بیکار ہے۔ آپ کا یہ حربہ مجھ پہ اثر نہیں کرے گا۔ کوئی بھی بات یا کوئی بھی چیز مجھے میری بہن سے بدظن نہیں کر سکتی ممانی جان۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ یہاں سے چلی جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اب سنبھل چکی تھی، تبھی متبادل لہجے میں بول رہی تھی۔ ایک دن آئے گا مہر جب تم مجھ پہ یقین کرو گی، میری باتیں مانو گی، میرا کہا مانو گی۔ ایک دن آئے گا۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مہر نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا، اس کے پاس ابھی غم منانے کو اور بہت سی باتیں تھیں۔ وہ اس وقت ڈاکٹر عبید الرحمان کے گھر میں آتش دان کے پاس رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ عبید الرحمان ان کے سامنے اسی طرح کے ایک صوفے پہ بیٹھے تھے، ایسے کہ ان کے صوفے کا رخ آتش دان کی طرف تھا۔ نفیسہ کو ان کا نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ مسلسل نظریں جھکائے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے، غالباً عمر کی رپورٹس تھیں۔ ساتھ ساتھ اپنے ایک ہاتھ میں کپڑے پکڑے کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتے جاتے۔ نفیسہ جب سے یہاں آئی تھی عمر کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ اس کو 7 سمندر پار کی آب و ہوا راس آ گئی تھی شاید۔ اس وقت بھی وہ اس کو عبید الرحمان کے کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ عمر کی بے ہوشی کے اگلے روز انہوں نے کیس چھوڑ دیا تھا اور کچھ ہی دن بعد امریکہ آ گئی تھیں۔ یہاں آ کر وہ سب سے پہلے ڈاکٹر عبید الرحمان سے ملی تھیں۔ 2 دن پہلے عمر کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہو گئے تھے، آج ان کی رپورٹ آنی تھی۔ باہر سخت برفباری تھی، تبھی ڈاکٹر عبید نے ان کو اپنے گھر بلا لیا تھا کہ ان کا گھر اس ہوٹل کے بالکل قریب تھا جہاں نفیسہ رہ رہی تھی۔ ڈاکٹر عبید الرحمان سانولی رنگت، متناسب نقوش اور درمیانے قد کے تھے۔ ان کا تعلق انڈیا سے تھا۔ ان کی اور محسن کی دوستی ہاسٹل میں ہوئی تھی۔ محسن کے پاکستان آنے کے بعد بھی یہ دوستی اسی طرح برقرار تھی۔ وہ دونوں کبھی خط و کتابت کے ذریعے تو کبھی ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے۔ عمر کی بیماری کے بارے میں بھی محسن نے ان کو ٹیلی فون پر سب بتا دیا تھا، اور عبید الرحمان نے ان کو امریکہ آنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس وقت نفیسہ پچھلے 15 منٹ سے ان کے کچھ بولنے کے انتظار میں تھیں۔ اب ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کیا اس رپورٹ میں ایٹم بم بنانے کا راز لکھا ہے جسے آپ پچھلے 15 منٹ سے پڑھے ہی جا رہے ہیں؟ وہ غصے میں نہیں تھی، وہ بس خوف زدہ تھی۔ وہ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے کہ عبید الرحمان کی اردو اور ہندی بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر عبید نے چند لمحے شیشے کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے دیکھا تھا، جیسے ان کا مخل ہونا پسند نہ آیا ہو، اور دوبارہ نظریں جھکا لی تھی۔ نفیسہ کلس کر رہ گئی تھی۔ اوف، یہ سرجنز کا ایٹیٹیوڈ۔ 5 منٹ گزر گئے۔ نفیسہ اب اٹھ کر یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی تھی۔ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ڈاکٹر عبید کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں کوئی رپورٹ نہ پا کر تھوڑا حیران ہوئی۔ اب وہ ان کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تب انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیلی جتنی لمبی اور 4 انگلیوں جتنی چوڑی کتاب دیکھ کر تو جیسے ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے؟ میرا بیٹا کینسر کا مریض ہے، اس وقت اس کی رپورٹ سے زیادہ ضروری آپ کو یہ فلوسی کتاب لگتی ہے؟ میں اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا کیس چھوڑ کر کیا یہاں جھک مارنے آئی ہوں؟ یہ لگتا ہے آپ کو؟ ابھی کے ابھی میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں۔ آپ سے 100 گنا بہتر ڈاکٹر مل جائیں گے مجھے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے گویا دھاڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر عبید نے کتاب کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھے۔ پڑھنے نہ دیجیے گا آپ مجھے، پچھلے 15 منٹ سے ایک لفظ نہیں سمجھ سکا میں۔ بولے کیوں چیخ رہی ہیں؟ وہ تیوری چڑھائے پوچھ رہے تھے۔ نفیسہ کو اس وقت ان پہ کسی پاگل کا سا گمان ہوا۔ میرے بیٹے کی رپورٹس میں کیا آیا ہے؟ اس کی سرجری کب کرنی ہے؟ وہ کب تک ٹھیک ہوگا؟ اگر آپ مجھے یہ سب بتا دیں تو میرا اس ہاتھ سے کھڑکی کے باہر اشارہ کیا تھا
बर्फबारी में जलील होकर यहाँ तक पहुँचना मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। वो एक लफ्ज़ पे जोर देती चबा चबा कर कह रही थी, आपके बेटे को पहली नज़र देखकर ही बता तो दिया था उसी दिन सब कुछ। नहीं है आपके बेटे को कैंसर, कोई मरीज नहीं है वो। और क्या बताऊँ आपको, जब उस दिन यकीन नहीं किया आपने, तो बार बार क्या दोहराऊं अपनी बात। आप बुगला के मोड़े दिमाग में एक बात घुसती ही नहीं तो मैं क्या करूं। आपको इस बात का एक पुख्ता सबूत चाहिए होगा। अब आपके बेटे का दिमाग तो बोलने से रहा कि उसको कोई कैंसर नहीं है, और ये रिपोर्ट्स एक उंगली और अंगूठे से रिपोर्ट्स को हवा में उठाया था। अगर इन रिपोर्ट्स में लिखी इस्तेलाहात आपकी समझ में आती हैं तो पढ़ लीजिए। वो पुरसुकून से कह रहे थे। आप सच कह रहे हैं, वो बदिक्कत बोल पाई थी। आप नहीं मानेगी। चलें, वो जो सामने वाला कमरा है ना, वहां से कुरान पाक ला दें। उस पे हाथ रख के गवाही देने को तैयार हूं मैं। तब तो मान जाएंगी आप। अगर ये सच है तो अमर की वो हालत, वो सब क्या था? उसका बेहोश होना, उसका सर दर्द, उसके नाक से खून आना, उसकी नकाहत, वो सब क्या था? और अगर ये सच है तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? डॉक्टर उबैद ने अफसोस से उनको देखा था। नफीसा, आप प्लीज बैठ जाएं, मैं आपको सब बताता हूँ। अब उनके लहजे में हमदर्दी थी। वह निढाल सी बैठ गई थी। उमर को होने वाला सरदर्द मिग्रेन है, कैंसर नहीं। मैं दिन में रोज इस मर्ज की शिकार लोग देखता हूँ। इसलिए उमर को देखकर मैंने आपको बता दिया था। उसको कोई भी बीमारी हो सकती है सिवाय कैंसर के। लेकिन आप नहीं मानी। खैर, कोई भी नहीं मानता। फिर मैंने उसके तमाम टेस्ट किए और उनसे ये साबित होता है कि आपका बेटा इस मूजी मर्ज से महफूज है। अब आते हैं इन अलामात पे जिनसे आपको लगा कि उमर को कैंसर है। आपके बेटे को एक खास किस्म का ड्रग दिया जाता रहा है, जिससे उसके सर में दर्द उठता है और नाक से खून बहता है। उस ड्रग की मिकदार जरा सी बढ़ा दो तो बेहोशी भी तारी हो जाती है। रही बात आपको यहाँ बुलाने की, तो मैं ये नई किताब लाया था। इसमें इतनी मुश्किल उर्दू है, जरा कुछ अल्फाज के मान ही जानने थे। लेकिन आप तो पहले ही अंगारों पे लौट रही हैं। खैर, मजीद कुछ जानना है? नफीसा, जो दुम सादे उनको सुने जा रही थी, उनको लगा था जैसे उनके कानों में धमाके हो रहे हैं। उनको एकदम कमरे में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। कुछ कुछ नहीं जानना। मुझे अब कुछ भी नहीं जानना। सब खत्म हो गया है, सब। मैं कैसे तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख पाई? मैंने कैसे उम्र को अपनी मजबूरी बनने दिया? मैं कैसे बेवकूफ़ बन गई? मैं तो शहर की सबसे जीनियस वकील हूँ। आप वकील थीं? उनको देखते हुए थी पे जोर देते हुए बोले थे। नफीसा ने गुलाबी बढ़ती आंखों से उनको देखा था। उनकी आंखों में हजार सवाल थे। कल आपके मुल्क में, आपके शहर में आपका वकालत का लाइसेंस मंजूर कर दिया गया था। वो लड़की जिसका केस आप लड़ रही थी, उस लड़की ने, उम्मे मरियम ने खुदकुशी कर ली है एक हफ्ता पहले। और उसने अपने आखिरी बयान में ये कहा है कि आपने ज़बरदस्ती उस लड़की को उस केस में शामिल किया। वो विक्टिम नहीं थी। उसने चंद पैसों के एवज उस केस में शामिल होने का फैसला कर लिया, क्योंकि आपने उसको धमकी दी थी। और आपने उसको यूज़ किया क्योंकि आपको अपने शहर की सबसे बड़ी वकील बनना था। और आप कई तरह के माशी मसाइल से गुजर रही थीं। तभी आपने शहर के चंद उमरा और इज्जतदार घरानों के मुअज़्ज़ज़ मर्दों को इस केस में घसीटा, ताकि आपके मसाइल ख़त्म हो सकें। ये सारी बात मुझे कल मोहसिन ने टेलीफोन में बताई थी। नफीसा को इस बर्फबारी में भी पसीना आ गया था। उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो अपनी जगह से उठी थी और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। उबैद और रहमान भी उनके पीछे आए थे। लाउंज में आकर जरा देर को ठहरी थी, लेकिन एक बार फिर उनको अपना दम घुटता महसूस हुआ। वो तेज तेज कदम उठाती बैरूनी दरवाजा पार कर गई थी। घर के बाहर बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान सफेद आंसू रो रहा हो। वो सड़क पे गिरी बर्फ पे बैठ गई थी। उनका नीला ओवरकोट जरा सी देर में बर्फ से सफेद हो गया था। वो वहीं सड़क पे बैठी लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। डॉक्टर उबैद ताज्जुब से उनको देख रहे थे। मिस हयात, अंदर चलें प्लीज, यहाँ बहुत सर्दी है। आप बीमार हो जाएंगी। आप मेरी मेहमान हैं। मुझे ये गवारा नहीं है कि आप इस तरह सड़क पे बैठी रहें। हिम्मत करें, आप मजबूत हैं। या फिर थोड़ा रो लें। रोना अच्छा होता है। वो घुटनों के बल उनके पास बैठे फिक्रमंदी से कह रहे थे। डॉक्टर, मेरा पेशा मेरा इश्क है। मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की थी। मेरे माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर मेरी फीसें अदा की हैं। मैं सख्त सर्दी और चलचलाती धूप में पैदल यूनिवर्सिटी तक गई हूँ, क्योंकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते थे। मैंने अपनी मंगनी इसलिए तोड़ दी क्योंकि मेरे मंगेतर को मेरा वकील बनना पसंद नहीं था। मैं उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, वकील बनना। और मैं बन भी गई। मुझे लगा मेरी मेहनत वसूल भी हो गई। लेकिन असल आजमाइश तो तब शुरू हुई थी
कोई भी शख्स मुझे केस देने से डरता था क्योंकि मैं औरत हूँ। वो तंजिया सा हंसी थी। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उनको लगता था मैं बेवकूफ़ हूँ, कम अकल हूँ। मैं मर्दों के मुकाबले में लड़ नहीं सकती। मैंने फिर से मेहनत की। मैंने कई साल छोटे-मोटे केस लड़े। मैंने अपना मकाम बनाया। मैंने खुद को एक ब्रांड बनाया। जब मैं कोर्ट में खड़े होकर दलाइल देती थी तो जज कायल होते थे। जब मैं सबूत लाती थी तो मुजरिम फांसी चढ़ते थे। जब मैं शेरनियों की तरह घुराती थी तो कोर्ट में खड़ा हर शख्स बस मुझे सुनता था। बैरिस्टर नफीसा हयात को सुनता था। उन्होंने गीली सांस नाक से अंदर खींची थी। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। उबैदुर रहमान अब भी उसी पोजीशन में बैठे उनको सुने जा रहे थे। ऐसे कैसे कोई भी ये फैसला कर सकता है कि मैं दोबारा उन लोगों के सामने बोल नहीं पाऊंगी? कोई कैसे फैसला कर सकता है? मैं वो स्याह कोट दोबारा नहीं पहन सकती। कोई कैसे मेरे इतने सालों की मेहनत पे पानी फेर सकता है? वो कोर्ट रूम की गुनाहगारों की बातें सुनती दीवारें, वो राज छुपाए बैठी कोर्ट की कुर्सियां, वो सब मुझसे छूट जाएंगी। सर्दी की वजह से उनके होंठ नीले पड़ रहे थे, लेकिन उनको परवाह नहीं थी। आप वापस जाएं, जाकर अपने लिए लड़ें, अपना हक लें। यहाँ बैठकर हिम्मत हारने से क्या होगा? आपके बेटे को यूज किया है उन लोगों ने। उनके गिरेबान पकड़ें। मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी? मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को कि नफीसा बेगम ने बेटे की मोहब्बत में इंसाफ की जंग छोड़ दी? नफीसा हार गई। उसने अपने बेटे के लिए इस मुकद्दस पेशे की पामाली की। नफीसा लोगों से डर गई। वो जो बस खुदा से डरती थी, वो लोगों से डर गई। उसका ईमान कमजोर हो गया। मेरे मुल्क की मिट्टी मुझे गालियां देगी। मैं कैसे वापस जाऊं? डॉक्टर उबैदुर रहमान ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सामने से आते उमर को देखकर लब भींच लिए। अब न जाने इस बच्चे का क्या होगा। इसलिए पालक बच्चे की वजह से नफीसा ने अपना सब कुछ हार दिया। अब तो वो इस बच्चे से नफरत करेंगी। जाहिर है उनकी अपनी सोचें थी। नफीसा ने भी उसको आते हुए देखा था। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ बहुत सर्दी है। अंदर चले ना प्लीज। उसकी आंखों में अब भी नींद भरी थी। वो अपने छोटे छोटे हाथ नफीसा के चेहरे पे फेरते फेरते हुए परेशान सा पूछ रहा था। वो चंद लम्हे उसको देखती रहीं। उनकी आंखें भरने लगी थीं। और फिर एकदम उन्होंने खींच कर उमर को गले से लगा लिया था। मेरा बेटा, मेरा उमर, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ सकती है। वो तुम्हारे लिए एक एक से लड़ सकती है। वो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है और ले भी सकती है। याद रखना। वो उसका मुंह चूम रही थी तो कभी हाथ। उमर ठीक था, यह ख्याल ही दुनिया रोशन कर गया था। डॉक्टर उबैदुर रहमान हैरत से उनको देख रहे थे। क्या यह औरत पागल है? अम्मा, किसी को मारना गुनाह होता है, आपको नहीं पता? नफीसा उसकी बात पे मुस्कुरा दी थी। हाँ होता है, लेकिन जब कोई आपकी गर्दन दबाकर आपको मारना चाहे या फिर आपके सीने से आपका दिल निकालने की कोशिश करे या आपके सबसे महबूब रिश्ते को अजियत दे तो उसको मारना जायज होता है। उमर की आंखों में हैरत उतर आई थी। साथ उसका जिस्म कांप रहा था। उसको सर्दी लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कैन यू एक्सप्लेन? नफीसा बगैर जवाब दिए उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने अपना नीला ओवरकोट उतारा था और उमर के कंधों पे उड़ा दिया था। फिर झुककर उसको अपने बाजू में उठा लिया था। आई एम नॉट अ किड, नीचे उतारे मुझे। वो खफकी से मुंह फुलाकर बोला था। नफीसा सुनी अनसुनी करती घर की जानें बढ़ने लगी थी। अभी वो गेट के अंदर जाती कि उबैदुर रहमान ने उनको पुकारा था। क्या आप पागल हैं? मैं एक माँ हूँ। उन्होंने बगैर मुड़े जवाब दिया था। रात की तारीकी फैल चुकी थी। हर तरफ से आसमान का जाल बिछा था। हारून अपने घर की लॉन में रखे सोफे पे बैठा आसमान को घूरे जा रहा था। आजकल वो यूं ही चुपचाप सा रहता। एक जगह बैठता तो घंटों वहीं बैठा रहता। वह अपने इसी शोल में मसरूफ था जब शाहिद की कार घर के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से उतर के अंदर की जानिब जाते उनके कदम हारून को देकर थमे थे। उन्होंने एक गहरी सांस भरी और लॉन की तरफ चल दिए। हारून के करीब पहुंचकर उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा था। हारून ने गर्दन मोड़कर उनको देखा था। उसकी ग्रे आंखों में उदासी थी। शाहिद का दिल दुखा था। यहाँ क्यों बैठे हो यार? चलो अंदर चलते हैं। एक शतरंज की बाजी ही हो जाए, क्या ख्याल है? पापा, अंदर दम घुट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा डाल दिया हो और बार बार उस फंदे को खींच कर मेरी गर्दन पे तंग करता जा रहा हो। थोड़ी देर के लिए वो मुझे आज़ाद करता है और फिर अगले ही लम्हे वो फंदा इतना तंग हो जाता है कि मेरा सांस रुकने लगता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? वो उनकी आंखों में देखते पूछ रहा था। उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था।
बल्कि हारून के साथ वाली कुर्सी खींच कर उसके सामने बैठ गए थे और फिर नरमी से उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। मेरे साथ ऐसा तब तब होता है जब जब मैं तुम्हारी आंखों में उदासी देखता हूँ। तब तब होता है जब तुम्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचती है। तुम्हें पता है हारून, मेरा जी चाहता है मैं हाले के कदमों में जाकर बैठ जाऊं और उसकी मिन्नत करूं कि वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। लेकिन फिर सोचता हूँ, क्या बेटे को भीख दिलवाऊं? इतना कमजोर और कमजोर तो नहीं है मेरा बेटा। हो क्या? मुझसे सब्र नहीं होता पापा। मेरा दिल जख्मी है। मैं खुद को ठीक करने का वादा कर चुका हूँ। अपने साथ मजीद ज्यादती ना करने का वादा कर चुका हूँ। लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा। मैं खुद को बेबस महसूस करता हूँ। और जब ऐसा महसूस करता हूँ तो दिल करता है इस पूरे घर को जलाकर राख कर दूँ। सारी दुनिया को आग लगा दूँ। मैं ये नहीं कर सकता पापा। मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। लोग कहते हैं नमाज पढ़ो सुकून मिलेगा। मैं कैसे पढ़ूं? उसका चेहरा आंखों में फ्रेम होकर रह गया है। और मैं किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊं? एक लड़की, एक लड़की की वजह से। अल्लाह क्या कहेगा कि वैसे तो सारी जिंदगी तो मेरे पास ना आ सके और अब आए भी तो अपनी गर्ज लेकर। वो शिकस्त खोरदा सा लगता था। यही तो बात है बेटे। अल्लाह कुछ नहीं कहता। अल्लाह अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ता है। ये तो लोग हैं जो शिकवे करते हैं, ताने देते हैं। वो तो समेट लेता है, ढांप लेता है। और तुमसे किसने कहा कि नमाज को सुकून के लिए पढ़ो? नमाज तो अतात के लिए पढ़ी जाती है। सुकून तो बोनस है, जो अगर इस जिंदगी में ना भी मिला तो अगले जहान में मिल जाएगा। तुम उसके पास जाओ तो सही। वो अपने बंदे को समेटना जानता है। वो अपने बंदे को हील करना जानता है। वह नरमी से समझा रहे थे। हारून गौर से उनको सुने जा रहा था। मतलब सुकून के लिए नमाज पढ़ना भी अपनी गर्ज में शामिल हुआ ना? नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। उसके किसी बंदा बंदी या फिर कोई भी और किसी के लिए भी नहीं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल दुरुस्त। तुम दुआ मांग सकते हो किसी के लिए भी, कुछ भी। उस दुआ में सुकून मांग सकते हो या फिर वो काम करो जो अल्लाह को पसंद हो। उसके बंदों से सिला रहमी करो, आजिज़ी इख्तियार करो, उसके सामने झुको, उसको पुकारो। वो सुकून देगा हारून। अल्लाह अपने कमज़ोर बंदों से भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी एक नॉर्मल बंदे से। वो खुदा है। उसके पास हमारे जैसे पैमाने नहीं हैं। वो नाप तोल नहीं करता, वो शिकवा नहीं करता। ये हम इंसान हैं जो नेकियां भुला देते हैं। वो नहीं भुलाता। पापा, आप रुस्तम से ज्यादा मोहब्बत करते थे ना क्योंकि वो स्ट्रांग था? वो अजीब से लहजे में पूछ रहा था। शायद कि उसके हाथों पे गिरफ्त ढीली पड़ी थी। उनकी आंखों में कर्ब उतर आया था। उन्होंने अपने हाथ छुड़वाकर उठना चाहा, लेकिन हारून ने गिरफ्त सख्त कर दी थी। वो इन हाथों को नहीं छोड़ सकता था। वो बस मुझे ज्यादा पसंद था। आखिरकार उन्होंने बोलने का फैसला कर लिया था। क्यों? वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज़हीन भी। वो जहाँ जाता था मेरा सर फखर से ऊंचा करके आता था। इस उम्र में भी उसको बात करने का फन आता था। वो बहुत प्यारा था हारून। उनकी आंखों में नमी आ गई थी। उनकी आवाज़ भीग रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। जब मैं रात को घर आता था तब वो मेरे पैर दबाता था। वो कहता था, पापा आप थक जाते होंगे ना? हारून होंठ काटते हुए उनको सुन रहा था। उसका सर झुका हुआ था। वो हर जगह तुम्हें प्रोटेक्ट करता था। वो तुम्हारा मुहाफिज था। वो बहुत केयरिंग था। मुझे उससे मोहब्बत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार नहीं था हारून। मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता था। अगर मुझे उसके ग्रेड्स खुश करते थे तो तुम्हारी पेंटिंग्स मुझे लाजवाब करती थी। रुस्तम जीनियस था। वो हर काम कर सकता था। लेकिन एक काम जो उससे नहीं होता था वो पेंटिंग करना था। उससे एक सीधी लकीर तक नहीं खींची जाती थी। मुझे नहीं पता तुम क्यों उसे चिढ़ने लगे। हारून ने दांत पे दांत जमाकर जब्त करने की कोशिश की। तुम कब उससे इनसिक्योर फील करने लगे मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि रुस्तम तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। हारून अपनी जगह से उठा था और शाहिद के कदमों में बैठ गया था। उसने उनके हाथों पे गिरफ्त मजीद सख्त की थी। तमाम हिम्मत मुश्तबा की थी और थोड़ी देर बाद जब बोला तो उसकी आवाज़ में बस तकलीफ थी। पापा, मैंने रुस्तम को नहीं मारा था। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए बोला था। वो एक हादसा था। मैंने मैंने उसको जानबूझकर नहीं मारा था। वो लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा कर रहा था। फिर आखिर उसने 14 साल बाद ये राज खोलने का फैसला कर ही लिया था। शायद इन जख्मी नजरों से उसकी तरफ देखा था। उस वक्त उनकी आंखों में तकलीफ थी, कर्ब था। हारून का सर हनूज झुका हुआ था। हारून चुप हो जाओ बेटा। इस बात को यही दफन कर दो प्लीज। उन्होंने हाथ छुड़ाकर उठना चाहा, जब हारून ने जल्दी से उनका हाथ दोबारा थाम लिया था।
पापा बस आज मुझे सुन लें। मैं इस राज के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। ये मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। ये मुझे हॉन्ट कर रहा है, खौफ़ज़दा कर रहा है। मुझे उसे आज़ाद कर दें। ये खौफ़, ये इनसिक्योरिटी, इसको मेरे दिल से निकलने दें। मुझे सुनें प्लीज़। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था। शाहिद ने खामोशी से एक बार फिर उसके हाथ अपनी गिरफ्त में लिए थे। वो सुनने को तैयार थे। हारून ने बताना शुरू किया। उन दोनों बाप बेटे को यहीं छोड़कर हम जरा देर को इस घुटन ज़दा दोपहर में वापस चलते हैं। वो दोनों उस वक्त अपने वालिद की स्टडी में खेल रहे थे, क्योंकि आज नवाल और शाहिद घर पे नहीं थे और घर में बस मुलाजिम ही थे। तभी उन दोनों को यहाँ आने का मौका मिल गया था। 10 साला हारून एक एक दराज खोलकर चेक कर रहा था। जब उसकी नज़र एक दराज में रखी पिस्टल पे पड़ी, उसकी आंखों में चमक उतर आई थी। उसने फौरन वो पिस्टल अपने हाथ में ले ली थी। रुस्तम, ये देखो मुझे क्या मिला है। वो जोश से अपने भाई को बताने लगा था। रुस्तम जो किसी खेल में मसरूफ था, मुड़कर उसकी तरफ देखा था और उसके हाथ में पिस्तौल देखकर फौरन उठकर उसके पास आया था। उसकी स्याह आंखों में फिक्र थी। उसमें और हारून में बस आंखों के रंग का ही फर्क था। हैरी, ये पिस्टल है। इससे तुम्हें हार्म हो सकता है। लीव इट। इसको यहीं पे वापस रख दो और चलो हम बाहर गार्डन में खेलेंगे। वो उसका एक हाथ पकड़ते हुए कह रहा था। नो, आई लाइक इट। मैं इसे खेलूंगा। तुम्हें पता है, इससे सिर्फ मॉन्स्टर्स को हार्म पहुंचता है, अच्छे लोगों को नहीं। नहीं हैरी, मैं तुम्हें इसे खेलने नहीं दूंगा। इसे मुझे दे दो। लाओ, जल्दी से मुझे दो। उसने हारून के हाथ से पिस्तौल लेनी चाहिए थी। हारून बिदक कर पीछे हटा था। रुस्तम, डोंट यू डेयर टच मी। मेरे इस पास मत आना। मैं इसी के साथ खेलूंगा, समझे तुम? और अगर तुमने इसको मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं इसे तुम्हें मारूंगा। वो हमेशा की तरह गुस्से में आ चुका था। हैरी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा प्रोटेक्टर। गिव इट टू मी। ये अच्छी चीज़ नहीं है। तुम्हें से नुकसान हो सकता है। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर हारून से पिस्तौल लेने की कोशिश की थी। हारून अब नीचे बैठ गया था और पिस्तौल अपनी गोद में रखकर टांगों को पेट से लगा लिया था। उसे जब कोई चीज़ नहीं देनी होती थी तो यही करता था। रुस्तम भी उसके साथ नीचे बैठ गया था और उसे पिस्तौल छीनने की तगदो कर रहा था। इसी छीना झपटी में कब हारून ने पिस्तौल को अपने हाथ में लिया और कब फायर किया, उसको पता ही नहीं चला। उसको होश तब आया जब उसने अपने भाई को, अपने प्रोटेक्टर को, बिन आग की मछली की तरह तड़पते देखा। गोली सीधा उसकी पेशानी में लगी थी। खून उबल उबल कर निकलता सफेद मार्बल की फर्श को गीला कर रहा था। हारून फटी फटी नजरों से चंद लम्हों तक अपने भाई को तड़पते हुए देखता रहा और फिर गिरता पड़ता उसके पास आ गया था। क्योंकि शायद हुसैन की स्टडी साउंड प्रूफ थी, इसलिए बाहर काम करते मुलाजमीन को कुछ खबर ना हो सकी। उसको देर हो चुकी थी। रुस्तम का वजूद बेजान हो चुका था, बिल्कुल साकित, ठंडा। रुस्तम, मेरे भाई, आर यू ओके? इससे सिर्फ मॉन्स्टर्स मरते हैं, तुम नहीं मर सकते। उठो प्लीज, पापा आ गए तो हमें डांट पड़ेगी। उठो प्लीज, देखो मैं अब इसे नहीं खेलूंगा। पापा को मत बताना। उठ जाओ यार प्लीज। भाई हो ना मेरे, उठो। उसी वक्त शाहिद हुसैन नवाल के साथ वहां दाखिल हुए थे। मैंने तुम दोनों को मना भी किया था यहाँ खेलने। उनके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। सामने का मंजर देखकर वो बेख्तियार पीछे हटे थे, जबकि नवाल चीखना शुरू हो चुकी थी। शाहिद ने फौरन आगे बढ़कर रुस्तम को अपने बाजू में उठा लिया था, लेकिन दूर कहीं वो जानते थे कि देर हो चुकी है। अब हम वापस हाल में आ जाते हैं। वो जरा देर को चुप हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, जबकि शायद हुसैन की आंखें पतराई हुई थीं। पापा, मुझे उस वक्त यही लगता था कि गन से बस मॉन्स्टर्स मरते हैं। मुझे नहीं पता था कि गन से निकली हुई गोली किसी के अमाल या किरदार नहीं देखती। वो किसी की अच्छाई बुराई नहीं देखती। वो बस जिस्म को देखती है और इस जिस्म को चीरती हुई निकल जाती है। उसका चेहरा पसीने से तर था। वो अभी डरा हुआ लगता था। मुझे नहीं पता था वो मर जाएगा। आपने कहा था गन से बस मॉन्स्टर्स मरते हैं। आपको याद है, एक दफ़ा हम कोई फिल्म देख रहे थे। हम सब थे, पूरी फैमिली। उस फिल्म में एक आदमी को गोली लगी थी। मैंने आपसे पूछा था, पापा क्या वो मर गया? याद है आपने क्या कहा था? शाहिद ने परेशानी से उसको देखा था। उनको कुछ याद नहीं था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हारून को उनका जवाब सुनना भी नहीं था। आपने बोला था वो नहीं मरेगा क्योंकि वो अच्छा आदमी है। मैंने पूछा था, फिर ये खून किसका है जो उसके जिस्म से निकल रहा है? आपको याद है आपने क्या कहा था? उनको देखते हुए पूछ रहा था। शाहिद ने नफी में सर हिलाया था। पापा, आपने कहा था वो खून नहीं है, वो रेड कलर का पेंट है। वह एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए बोला था। मुझे रुस्तम का खून भी खून नहीं लगा पापा। वो मुझे पेंट लगा था।
सुर्ख कलर का पेंट। मुझे लगा था वो भी उस फिल्म वाले आदमी की तरह मरेगा नहीं, क्योंकि रुस्तम तो अच्छा था ना, और गन्स तो बस मॉन्स्टर्स को मारती हैं। शाहिद को लगा था जैसे किसी ने उनको खींचकर थप्पड़ दे मारा हो। वो शॉक्ड थे, बिल्कुल शॉक्ड। हारून भी खामोश हो गया था, लेकिन बस चंद लम्हों के लिए। उसने एक बार फिर बोलना शुरू किया था। मैं हमेशा से इस बारे में बात करने से डरता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर आपको सब बता दिए तो आप मुझे छोड़ देंगे। मैं बहुत डर गया था पापा। मेरी आंखों में रुस्तम को वो आखिरी चेहरा हिफ्स होके रह गया था। ऐसे में जब भी आप मुझसे उस दिन का वाकया पूछते थे तो मैं तोड़ फोड़ करता था, चीखता चिल्लाता था, और आप इस टॉपिक को वहीं बंद कर देते थे। मामा एक बेटा खो चुकी थी, दूसरा नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो मुझसे कुछ नहीं पूछती थी। मैं उस वक्त से डरा हुआ हूँ पापा। उसकी आंखों से निकलते आंसू शाहिद के हाथों पे गिर रहे थे। वो रुक रुक कर बोल रहा था। मैंने अपने खौफ को बाहर नहीं निकलने दिया, यहाँ तक कि वो एक बीमारी बन गया और मुझे डराने लगा। मुझे इस खौफ से निकलना है पापा, ये मुझे मार रहा है। मैं थक गया हूँ इस बोझ से। वो बुरी तरह रोते हुए बोल रहा था। शायद अपनी जगह से उठे और उसके साथ उसी घास पे बैठ गए। उन्होंने नरमी से अपने हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद किए थे। हारून ने खौफजदा नजरों से उनको देखा था। उसकी आंखों में कर्ब उतर आया था। उसे लगा था वो अब इन हाथों को कभी नहीं थाम सकेगा। हारून, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं उस वक्त से लेकर अब तक तुम्हारे उसी खौफ को निकालना चाहता हूँ। मैं जानता था उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैं तुमसे कम्युनिकेट करना चाहता था। मैंने सच तो उसी रोज जान लिया था। पता है कैसे? वो नर्म लहजे में पूछ रहे थे। कैसे? बेख्तियार उसके मुंह से फिसला था। तुम्हारी पेंटिंग से। वो जो तुमने रुस्तम के जाने के बाद बस चंद आखिरी पेंटिंग्स बनाई थी। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है तुम जो कुछ देखते थे उसको पेंट करते थे। तुमने उस रात भी पेंटिंग्स बनाई थी। हारून, मैंने देखी थी वो पेंटिंग्स। सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, मेरी भी गलती थी। मेरे घर में दो कमसिन बच्चे थे। मुझे चाहिए था कि मैं अपनी गन तुम्हारी पहुंच से दूर रखता, या फिर मैं गन लॉक करके रखता। दरअसल गलती हम दोनों की नहीं, ये बख्त था। हारून, रुस्तम और हमारा साथ इतना ही लिखा था। हारून हक तक से उनको देखे जा रहा था। वो रोना भूल चुका था। वो पेंटिंग्स झूठ या ख्याली भी हो सकती थी। उसने नजरें चुराई थीं। शायद इस सारे वक्त में पहली बार मुस्कुराए थे। तुमने कभी ख्याली पेंटिंग नहीं बनाई हारून शाहिद। तुम हमेशा वही बनाते थे जो तुम एक्सपीरियंस करते थे, या फिर जो अपने सामने होता देखते थे। तुमने उस रात के बाद पेंट करना छोड़ दिया। मैं तुम्हारी पेंटिंग्स को बहुत मिस करता हूँ। आखिर में उनका लहजा उदास हो गया था। पापा, उस वाक़ये के बाद से मुझे हर रंग सुर्ख नज़र आता है। जब रंग अपनी तरतीब पे आ जाएंगे मैं फिर से पेंट करना शुरू कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये नहीं कर सकता। शायद हुसैन बगैर जवाब दिए उठ खड़े हुए थे और अपना हाथ उसके सामने फैलाया था। वो मुस्कुरा रहे थे। अंदर चलकर खाना खाएं, या तुमने अभी मजीद रोना है? उसने खामोशी से अपने सामने फैला हाथ थाम लिया था। अब उसे उस हाथ के छूटने का खौफ नहीं था। उसके सीने से राज का बोझ हट चुका था। अब वो उसको मजीद हॉन्ट नहीं कर सकता था। वो खुद को काफी हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। तो आज के एपिसोड को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की सारी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी रिकमेंडेशन है, कोई नॉवल रिकमेंडेशन है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।